प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम इसलिए लेके आए हैं कि जो बच्चा हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, हमारी सेवा नहीं ले पा रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए रोज के हम लोग लाइव प्रश्न लेके आए हैं। और ये प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। जिंदगी इसलिए बदल देंगे क्योंकि आपके सोचने का ढंग, प्रश्न हल करने का ढंग ही बदल जाएगा। मैं आपकी पूरी मैथोडोलॉजी बदल दूंगा, पूरी विधि तंत्र बदल दूंगा। ठीक है, तो नमस्कार, स्टार्ट करते हैं। आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। ये जो क्वेश्चन मैंने डेवलप किए हैं, पहले तो हम लोग उन क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो आरपीएससी ने जिन्होंने क्वेश्चनों को करवा चुके हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन हम लाएंगे जो संभावित प्रश्न होंगे, यानी वो प्रश्न 100% आएंगे एग्जाम में, उनको भी हम लोग लेके आएंगे। अभी हमारा उद्देश्य है कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, स्कूल व्याख्याता में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्नों का लेवल क्या होता है, उस पर से एक विशद व्याख्या करेंगे हम लोग। ठीक है, और जो भी आप लोग देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो नए यूजर्स हैं हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, वो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यूट्यूब पर भी आ जाइए, सब जगह आपको मिलेगा। ओके, चलिए, लिंक नीचे दी हुई है, लिंक वहां से चल लीजिए। स्टार्ट करें। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर आपके हो जाने चाहिए। चलिए देखें, हिमानी जलोढ़ निक्षेप जो यातायात के मार्ग जैसे सड़कों तथा रेल निर्माण में सहायक है। गायत्री, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया, नया जमाना है, नई टेक्निक, क्या बात है देवदत्त। देवदत्त, अभी तो हम लोग कारवां चालू किया है, अभी देखते हैं हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें, आपको मैंने कहा ना, मैं आपकी पूरी पद्धति बदल दूंगा। मुझे मेरे ईश्वर का, गुरु का आशीर्वाद है और वही आशीर्वाद आप पर बने रहेगा, गुरु जी का। ठीक है, आपको सफल हो जाएंगे। अब ध्यान देना, मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूं कि जब भी हम लोग जलोढ़ पढ़ रहे होते हैं तो जलोढ़ के साथ हम लोग हिमानी भी हमें पढ़ना पड़ेगा। हमेशा कहता हूं। एक बच्चा बार बार मुझसे जिरह करता कि साहब हम फला टीचर ने तो हमें ये बताया नहीं। तो भैया फला टीचर ने बताया तो क्या करो, नहीं बताया तो? बोले साहब बहुत बड़ा टीचर है। बोले कागज के शेर तो बहुत घूमते हैं मार्केट में, धरातल पे आजा, बच्चों के साथ बैठ के एग्जाम दे, पता लग जाएगा कौन किसमें दम है। ठीक है, तो आपके साथ बैठा के दिखाओ उनको एग्जाम। ठीक है, या फिर हम बैठते हैं उनके साथ एग्जाम, पता लग जाएगा। तो ध्यान देना, मैं बार बार कहता हूँ कि पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़े। तो हम हमेशा पढ़ाता हूँ मैं, जब ग्लेशियर तो हमेशा बोलता हूँ फ्लूअल। तो ये है ग्लेशियर फ्लूअल, पहले आप समझ लीजिए ग्लेशियर फ्लूअल। इसके बाद आप ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि हमें हिमानी जलोढ़ पढ़ रहे हैं तो दोनों में कुछ न कुछ रिलेशन है। तो पहला सवाल, हिमानी जलोढ़ निक्षेप जो यातायात के मार्ग जैसे सड़कों रेलों के निर्माण में सहायक होते हैं। पहला प्रश्न, पहला ऑप्शन है केम, दूसरा ऑप्शन एस्कर, तीसरा हिमनत अपक्षेप और चौथा है केटल। तो पहले हम ये देखें, इनमें से ध्यान देना, निक्षेप पूछा गया, पहला सवाल यहाँ निक्षेप। और ध्यान देना, आपको याद करना है कीवर्ड। कीवर्ड के लिए हमारी आपको क्लास, पूरी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। कीवर्ड क्या होता है, जिसको कीवर्ड समझ में आ गया वो सवाल सही कर देगा। साइंस के विद्यार्थी से पूछिए कीवर्ड क्या होता है। तो इसका कीवर्ड है हिमानी निक्षेप, और निक्षेप की बात हो रही है। तो देखिए, ये एस्कर जो है, ठीक है, ये भी निक्षेप है, केम निक्षेप है, हिमनत अपक्षेप है, ये अपर्दन का कार्य है, ये भी निक्षेप है। तो तीन ये निक्षेप है, तीन निक्षेप है, ये अपर्दन, हिमनत अपक्षेप, हिमनत मैदान भी कह सकते हैं, आउट वास प्लान। ठीक है, तो ये तीन है आपके निक्षेप है, केम, एस्कर, केटल। तो इसका सही आंसर होगा एस्कर। इस एस्कर को कहा जाता है मृदुकूट। इस एस्कर को कहा जाता है मृदुकूट कहा जाता है। बहुत महीन सी इस तरह की रेखा बनती है, देखें इस तरह की कटक की रेखा बनती है और इनके ऊपर आवागमन के साधन लेते हैं, और ये शीत क्षेत्रों में ये वाले। और इनके बीच में क्या होता है, कई बार ध्यान देना, कई बार झील का विकास हो जाता है, और जब कई बार झील का विकास हो जाता है तो उन झीलों को कहते हैं, यहाँ पर झील बन गई, उन झीलों को कहते हैं मणि एस्कर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका पहला आंसर हो गया एस्कर। ओके, केम क्या होता है, केम छे पहाड़ी नुमा भाग होता है, केम छे अकेली आकृति है। केटिल भी अकेली आकृति है, केटली होती है ना, केटली को उल्टी कर दीजिए,
वो केटल हो जाएगी। हिमनद अपक्षय जो होता है वो मैदानी भाग में मैदान का निर्माण होता है, ग्लेशियर मैदान, आउट वाश प्लान मैदान होता है। नेक्स्ट, प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का अवतरण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो पहले तो हमें प्रवाल भित्ति का देखना है, डेली प्रवाल भित्ति का है, डार्विन प्रवाल भित्ति का, जॉनसन है, मरे है, ये तीनों की प्रवाल भित्ति के सिद्धांत। अब कह रहा है अवतरण का सिद्धांत, तो डार्विन का जो सिद्धांत है ये डेली का, डेली मैं क्या बोलता हूँ, डेली आदमी पर नियंत्रण होता है, और नियंत्रण होता है तो डेली पर नियंत्रण किसका है? हिमानी का नियंत्रण है, और डेली पर हिमानी नियंत्रण है, तो हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत है डेली का। डार्विन का सिद्धांत है अवतरण का सिद्धांत है, तो इसका सी। जॉनसन भी उसी से जुड़ा हुआ है। मरे जो है स्थिर स्थल सिद्धांत, स्थिर स्थल सिद्धांत। अब आपको मैं एक प्रश्न करने के लिए छोड़ देता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूं, क्योंकि आने वाला जो प्रश्न होगा मेरा वही होगा। तो आने वाला जो प्रश्न है वो आपको क्या करना है, इनका ये वाला जो प्रश्न है इनका ईयर याद करना है आपको। मैं ईयर लिख दूंगा लेकिन आपको ईयर याद करना। आने वाले जो प्रश्न होंगे वो ईयर से होंगे, वो आप याद करें। ये प्रश्न चल रहे आरपीएससी व्याख्याता में गत वर्ष में जो प्रश्न आ गए वो। चलिए भाई, प्रेम सी बहुत बढ़िया, सुरेश सैनी बी बहुत बढ़िया, सुंदर बी, जगदीश कोई बात नहीं, हो जाने दो। फ्री क्लास टेस्ट का डाउनलोड का ऑप्शन भी दीजिए सर। देखिए फ्री क्लास में टेस्ट का डाउनलोड ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आवाज सही, प्रेम आवाज में क्या प्रॉब्लम है मुझे बताएं। जी मैं आवाज को एक बार चेक कर लेता हूँ, बताइए आवाज को थोड़ा देखिए, बताइए क्या करना है, आवाज में क्या प्रॉब्लम है। ओके चलिए मैं वापस देखता हूँ आवाज में। अब ओके चलिए अब मुझे समझ में आ गया। हमारा जो ये माउस ये है ना, ये थोड़ा सा हिल जाता है, हम जब चलते हैं तो हिल जाता है। अब नहीं हिलेगा, ये लीजिए अब नहीं हिलेगा ये, ठीक है, बीच बीच में हिल जाता, अब नहीं हिलेगा, अब क्लियर होगा। ओके भाई चलिए नेक्स्ट। अच्छा ओके चलिए, ये बज और रहा है हमारा मोबाइल। और आप देखिए, आपको यदि कोई लग रहा है ना, ये कोई बीच में कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें क्लास नहीं मिल रही है, तो आप उनको कमेंट कर दीजिए क्लास फ्री चल रही है। और डाउनलोड का ऑप्शन केवल देखिए, जो प्री टेस्ट पेपर होते हैं वो डाउनलोड का ऑप्शन केवल पैड कोर्स में है। और हम लोग इस बार इस प्रकार का पेपर लेके आए, पूरा यूनिक चेंज कर दिया हमने, पूरी पैटर्न चेंज कर दिया। पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में पेपर दीजिए, उसके बाद उसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद उसके आंसर टिक कीजिए, टिक करने के बाद हमें अपलोड कर दीजिए। अपलोड के बाद आपका रिजल्ट हम लोग देख लेंगे, कौन कौन एग्जाम दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा है। जैसे आज हमने क्लास में बताया था, भाई आपने पेपर सबमिट किया, बोला नहीं किया, तो देख लीजिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या है, वो अपलोड सिस्टम है। चलिए ठीक है नेक्स्ट, अगला प्रश्न। जब पवन वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है। प्रश्न देखिए, जब पवन वेग से प्रेरित होकर और सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे कहते हैं। सबसे सीधा सवाल, लेकिन कंसेप्ट बहुत बड़ा है इसमें, ध्यान देना। पवन वेग, देखिए पवन के द्वारा हमेशा सवाल पूछा जाता है कई बार, इस पवन के द्वारा ही धारा का जन्म होता है, लहर का जन्म होता है। हम पढ़ते हैं पवन का प्राथमिक कार्य, पवन का द्वितीय कार्य क्या होता है। तो पवनों के द्वारा ही महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब उत्पत्ति होती है तो यह वगैरह पवन के वेग से प्रवाहित हो रहा है, पवन के वेग से प्रवाहित हो रहा है। हम लोग जब महासागरीय धाराएं पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं सनातनी पवन, सनातनी पवन। और सनातनी पवनें कौन कौन सी हमारी, ईस्टरलाइज, वेस्टरलाइज, पोलराइज, व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवीय पवनें। इन पवनों के संपर्क में जब हवा जब धाराएं चलती हैं उसको उसी के नाम से थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। और अब देखें क्या क्या कहते हैं, लहर, धारा, प्रवाह, विशाल धारा। इस प्रवाह को कहा जाता है ड्रिफ्ट कहा जाता है।
ड्रिफ्ट कहा जाता है। इस लहर को वेव कहा जाता है, इस धारा को करंट कहा जाता है। मैं हमेशा कहता हूं जिसका रूट मजबूत तो उसका फ्रूट मजबूत, तो जिसका रूट मजबूत तो उसका फ्रूट मजबूत, जिसकी जड़ें मजबूत होती है ना उसको कोई नहीं गिरा सकता। तो जड़ मजबूत कर लीजिए आप लोग। इसने ए, क्या बात है, आंसर मिल चुका है। और बी धारा प्रवाह, प्रवाह का मतलब ड्रिफ्ट और विशाल धारा का मतलब होता है स्ट्रीम। अब बताइए, अब इसका सही आंसर क्या होगा? लहर केवल दोलन होता है, लहर में, धारा में क्या होता है, करंट होती है, और विषुवत रेखा से जो भी धाराएं चलती हैं, विषुवत क्षेत्र से, ध्यान देना, विषुवतीय क्षेत्र से, विषुवत रेखा से जो भी लहर चलेगी उसे धारा कहेंगे, और पवनों के वेग से जो धारा चलेगी उसे कहते हैं प्रवाह कहते हैं। और विशाल धाराएं चलती, स्ट्रीम, ये सबसे तेज गति से चलती है, ध्यान देना, सबसे तेज गति से चलती। ये लीजिए, सबसे तेज कौन चलेगी? देखिए विनर के भी आ रहा है यहाँ पर, आपको एडवर्टाइजिंग भी मिल रहा है यहाँ पर अपने इसका। तो सबसे तेज कौन? स्ट्रीम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, आप लोगों ने मनीषा सी, साधना बी, देवदत्त बी, प्रेम बी, सुरेश सैनी ई, स्नेहा ए, सुंदर बी, देख लीजिए आप लोगों का आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? प्रवाह हो गया। कितना सिंपल सवाल है। पिछली 2011 के स्कूल व्याख्याता में पूछा गया था, बच्चा गलत करके आता है, इनमें से क्या करें, लहर करें, धारा करें, प्रवाह करें, विशाल धारा। तो मैं हमेशा कहता हूं भैया थोड़ा सा इंग्लिश भी देख लो। इंग्लिश इसलिए देख लो कि वो हमारे ऊपर राज करके गए हैं, या फिर हमें इंटरनेशनल बनना है, इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश देख लो। अंततः हिंदी से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है इनका। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, चौथा सवाल। चलिए, कौन सा ऊज 1000 से 2000 फैदम के बीच महासागरीय तलों पर पाया जाता है? ये लीजिए, ये सवाल आपका फैक्चुअल सवाल है, पूरा के पूरा फैक्चुअल है। और फैक्चुअल है तो इसमें डेटा, हर किताब वाला अलग अलग डेटा लिखेगा। अब इस डेटा की प्रमाणिकता क्या है कि हम लोग जितना हो सके, ध्यान रखें, मैं बार बार कहता हूं, जितना हो सके डेटा प्रमाणिक किताबों से पढ़ें, गाइड से मत पढ़ना, नहीं सवाल हो जाएगा। आरपीएससी में लगभग 50% क्वेश्चंस फैक्चुअल डेटा आता है। बच्चे का पीछे रहने का कारण उसका फैक्चुअल डाटा कमजोर। चलिए आंसर देखते हैं। समय सी, मनीषा सी, साधना बी, देवदत्त बी, प्रेम बी, सुरेश सैनी सी। नए आंसर चाहिए मुझे अब। चलिए और आंसर दीजिए। भाई आपने ठिका नहीं रखा। जगदीश ए, क्या बात है। मनीषा सी, जगदीश आपका मूल्यांकन हो जाएगा आज। रागिनी खाची ए, क्या बात है। सुमन, बहुत बढ़िया, आप ऊपर हाथ खड़ा किया आपने। गायत्री सी, गायत्री लिखने की जरूरत नहीं, नाम आ रहा है आपका। निकिता ए, निकिता ए। अब देखिए अब आंसर क्या होगा। पहले पूछा गया है यहाँ पर कौन सा ऊज, तो दो प्रकार के ऊज होते हैं, एक होता है चूना प्रधान और एक होता है सिलिका प्रधान। एक सिलिका प्रधान और एक चूना प्रधान, समझना। रेडियो, अब देखिए हम लोग क्या होता है, पीजी में जब पढ़ते हैं ना, पीजी में जब रहते हैं, स्नेहा, देवदत्त, जब पीजी में रहते हैं तो पीजी वाले हमारा चूना लगा देते हैं। पीजी वाले क्या लगा देते हैं? चूना। तो पी से हो गया हमारा टेरोपॉड, पी टैरो ऐसे बोले जाता है, टेरोपॉड। और जी से होता है ग्लोबीजेरिना, ग्लोबीजेरिना, ये लीजिए। पी से होता है हमारा ग्लोबीजेरिना। तो अब चूना प्रधान कौन है इनमें? चूना प्रधान ग्लोबीजेरिना। सिलिका प्रधान कौन है? रेडियोजेरिना। रेडियो सिलिका प्रधान और चूना प्रधान है ग्लोबीजेरिना। देखिए दो हैं कंफ्यूजन डालने के लिए। अब ध्यान देना, रेडियोलियन जो है सिलिका प्रधान है, सिलिका की मात्रा थोड़ी सी गहराई में होती है। सर एग्जाम के बाद इतना बिजी था ऑफिस वर्क में, टाइम ही नहीं मिल पाया, अब डेली जुड़ूंगा। ओके भाई, देखिए कंसिस्टेंसी, लगातार जुड़ना ही सफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जगदीश आप बहुत मेहनती हो। अब इसका सही आंसर होगा चूना प्रधान, क्योंकि यहां फैदम लिखा हुआ है।
1000 से 2000 फैदम के बीच में है। ग्लोबिजेरिना थोड़ा सा गहराई में पाया जाएगा, ठीक है, ग्लोबिजेरिना। टेरोपोड थोड़ा सा ऊपर पाया जाएगा। तो ये 1000 से 2000 के बीच है, और इसी में ही ध्यान देना 300 से 800 से हम लगा लें, 800 से 1000 फैदम, 800 से 1000 फैदम जो पाया जाता है वो टेरोपोड पाया जाता है। टेरोपोड के बाद वो पाया जाता है ग्लोबिजेरिना, और ग्लोबिजेरिना के बाद यहाँ पर पाया जाता है रेडियोलेरिना, और सबसे नीचे पाया जाता है डायटम, वो भी सिलिका प्रधान है। तो भैया जिसका आंसर डी है वो एक बार मिठाई बांट दीजिए अपने ग्रुप में, बाकी का आंसर गलत है। ओके भाई, चलिए मंजू बहुत बढ़िया आपका। नेक्स्ट, और ये जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं, ये क्लास जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ पर आराम से आप देख लीजिए, ठीक है। और रोज चलेगा प्रोग्राम ये। निम्न में से कौन सा मैग्मा के ठोस होने पर, अब देखिए, मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित होता है जो अवसादी सेलों के संस्तर का अधिक लंबवत होता है। 2 लाइन है और 2 लाइनों को जोड़ना है यहाँ पर। पहला ऑप्शन डाइक, दूसरा ऑप्शन सिल, तीसरा लैपिली, चौथा संकुणास्म। डाइक का अर्थ ही लंबवत होता है। तो डाइक संस्तर, देखिए अवसादी सेल संस्तर होती हैं। मैं हमेशा कहता हूं भैया अवसादी सेल संस्तर है, और किताब वाले लिखते हैं, देवदत्त बहुत बढ़िया, आप जाके खोलना, किताब वाले लिखते हैं नहीं सब कायंत्री चट्टाने भी संस्तर लिखा हुआ है। तो भैया ये सवाल मेरा नहीं, आरपीएससी का सवाल देख लीजिए। तो ये अवसादी संस्तर है। अब संस्तर है, इसका लंबवत कौन होगा? डाइक होता है। सिल कैसा होता है? क्षैतिज होता है, सिल क्षैतिज होता है। जबकि लैपिली जो होता है वो ज्वालामुखी क्रिया के बाद वायुमंडल से वापस आके गिरता है, और जबकि यहां पर मैग्मा के ठोस होने पर दीवार की तरह निर्मित है। इसके बाद संकुड़ास्म, संकुड़ास्म जिसको हम ब्रेशिया कहते हैं, क्या कहते हैं हम उसको? ब्रेशिया कहते हैं। और ब्रेशिया ये भी ज्वालामुखी क्रिया के ऊपर से आ रहा है। तो दो तो वैसे के वैसे ही गलत हो गया, बच्चे क्या? सिल और डाइक। सिल होती है हमारा सिल बट्टा जैसा, और डाइक है आपका लंबवत वैसा, ठीक है। चलिए पूनम बहुत बढ़िया, ए आंसर, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, परिप्रशांत पेटी में भूकंप की संभावना अधिक है क्योंकि एक, क्यों है? इस सवाल को मैं हमेशा अधूरा सवाल कहता हूं। मैं कह रहा हूं लगभग 120 106 प्रकार की विधियां हैं सवालों की, जिसमें आरपीएससी लगभग 40 प्रकार का यूज करती है, और हम लोग 120 सवाल प्रकार के हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। नवीन वलित पर्वत क्षेत्र है। प्रश्न क्या है? परिप्रशांत पेटी। तो पहले तो ये रिंग फायर है। क्या है ये? रिंग फायर है। और रिंग फायर हमेशा एक्टिव वैल्केनो के लिए जाना जाता है। और रिंग फायर है तो भूकंप की संभावना अधिक है क्योंकि नवीन वलित क्षेत्र है। और नवीन वलित क्षेत्र कहां पाए जाएंगे? आपके अपसारी क्षेत्र में, अभिसारी क्षेत्र में, अभिसारी क्षेत्र में पाए जाएंगे, ध्यान देना। चक्रीय ज्वालामुखी क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, नवीन वलित क्षेत्र है। इसके बाद अभिसारी प्लेट सीमा क्षेत्र। अब बच्चा यहां पर कंफ्यूज होगा, ध्यान देना कि अपसारी प्लेट और अपसारी प्लेट, कन्वर्जेंस प्लेट, डाइवर्जेंस प्लेट। तो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंट जो प्लेट है दोनों एक साथ नहीं आ सकती, या दोनों आ रही हैं तो दोनों में तीसरा हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। और वलित पर्वत अभिसरण से बनता है, सक्रिय ज्वालामुखी अभिकरण से। तो इसका सही आंसर हो गया 1 2 3, सॉरी 1 2 3 नहीं होगा, सॉरी इसका होगा 1 2 4। ये लीजिए, इसका सही आंसर हो गया बी। बहुत बढ़िया, देवदत्त बी, मंजू बी, गायत्री बी, सुंदर बी, जगदीश, अनु, क्या बात है, साधना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक एक करके हम लोग प्रश्न पे चर्चा कर रहे हैं, आंसर होते होंगे, आपको आते होंगे। स्थिर कृषि जीवन आरंभ हुआ, इस सवाल को मैं कहता हूं ये आरपीएससी का सबसे बेस सवाल है, और इस बेस सवाल के पीछे कंसेप्ट है। पिछला जो सवाल था वो पूरा कंसेप्चुअल था, ये भी कंसेप्चुअल। स्थिर कृषि जीवन का आरंभ हुआ
पुरापाषाण काल के प्रारंभिक चरण में, पुरापाषाण के अंतिम चरण में, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, नव प्रशस्तर काल में। देखिए, प्रेम सी, सुंदर सी, देवदत्त सी, विश्वप्रिया सी, क्या बात है। और चलिए साहब, विश्वप्रिया सी, मनीषा डी, गायत्री डी। ये कंसेप्ट का सवाल है, मैं आंसर दे दूंगा अभी, लेकिन कंसेप्ट चाहिए आपका। समय डी, सुमन शर्मा सी, बहुत बढ़िया सुमन, प्रयास किया आपने। देखिए, ये सारा का सारा हम लोग हिमयुग में पढ़ते हैं, हिमयुग में पढ़ते हैं। और ये है नव प्रशस्तर काल है, नव प्रशस्तर, नव पाषाण काल बोल सकते हैं इसको, नव प्रस्तर। अब ध्यान देना, मैं कहता हूं हमेशा, प्रस्तर का मतलब होता है स्टोन, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, पत्थर का मतलब होता है पाषाण। तो नव पाषाण काल में, और ये पूरा का पूरा हिमयुग है, पूरा इसको बोलते हैं हम लोग प्लीस्टोसिन। इतिहास वाले क्या पढ़ाते होंगे? प्लीस्टोसिन। तो ये चारों के चारों प्लीस्टोसिन काल है, और चारों के चारों जब चौथा प्लीस्टोसिन अंतिम अवस्था में जाता है, नव प्रशस्तर काल चलता है, नव पाषाण काल चलता है, तब इसका आरंभ होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, मनराज डी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, रामनिवास डी। और अभी सवाल आ रहा है कि साहब हम रिकॉर्डिंग कर लें। एक बात बताए तो भैया, रिकॉर्डिंग तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी पूरी क्लासें आपको HD क्वालिटी की मिलेगी। नेट खत्म हो जाएगा तो आपकी टेंशन मेरी नहीं होगी, ठीक है। क्वालिटी से समझौता नहीं करते हम लोग। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो गया डी। अब आता है आठवां, अति उत्तम ग्रंथ। देखिए, अति उत्तम का मतलब अति उत्तम ग्रंथ, इसको मैंने क्या किया, ध्यान देना, अति उत्तम। पहले प्रश्न पढ़ो, खाना खाने से पहले थाली की सफाई कर लीजिए, प्रश्न हल करने से पहले प्रश्न की सफाई कर लीजिए, आंसर बाद में देंगे। एंथ्रोपोजोग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी लीजिए, एंथ्रोपो। अब देखिए, मैंने अलग अलग कर दिया, अब इसको मैं एंथ्रोपो यहां पर जोड़ देता हूं, अब इस पो को मैं यहां पर जोड़ देता हूं, एंथ्रोपोजोग्राफी। कितने भागों में है? 2 खंड में। सवाल पूछ सकते हैं कि एंथ्रोपोजोग्राफी कितने खंडों में है, प्रकाशित है 2 वॉल्यूम्स में। किसकी है? अति उत्तम। आप देखें इसमें जीन ब्रूंस, विडाल डी ब्लांस, फ्रेडरिक रेडजेल, सैम्पल। तो सबसे अति उत्तम रेडजेल पेन होता है, और इसका सही आंसर होता है रेडजेल। जीन ब्रूंस की जो पुस्तक है वो है ह्यूमन ज्योग्राफी। ध्यान देना, मैं किताब का नाम लिखता जा रहा हूं, आप एक पेज बना लीजिए अलग से, एक कॉपी बना लीजिए सॉल्यूशन की, और यदि प्रश्न नहीं आए तो बोल देना। हमारे टेस्ट पेपर से 90% क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं, हो सकता है लाइन चेंज कर दे एग्जामिनर। ह्यूमन ज्योग्राफी, विडाल डी ब्लास, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी, टेबल डी ला फ्रांस। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जगदीश कह रहे हैं 4 मंथ से हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 120 प्लस मार्क्स लाए हैं, जबकि अभी मैं MA प्रीवियस भी हूँ। जगदीश सही कह रहे हैं, वो MA प्रीवियस में अभी फाइनल में 4 महीने पढ़ाई की है, ज़्यादा नहीं की है इन्होंने, और जॉब भी थी इनके पास में, तो नौकरी भी करते थे, पढ़ाई भी करते थे, कितना संघर्ष किया है। और जिन लोगों के पास जॉब, नौकरी भी नहीं है, संघर्ष भी नहीं है, फिर भी वो लोग नहीं पढ़ते हैं, उन्हें चाहिए केवल टाइम पास चाहिए। हमारे यहाँ टाइम पास का कोई मतलब ही नहीं है। हर संडे को परेशान करते हैं टेस्ट के माध्यम से, बच्चों को परेशान करते हैं, और ये मुझे परेशान करते हैं कि सर टेस्ट तो हुआ ही नहीं आज, देख लीजिए। ओके, चलिए, धन्यवाद आपको ये फीडबैक देने के लिए जगदीश। फ्रेडरिक रेडजेल। इसके बाद है सैम्पल। सैम्पल की जो पुस्तक है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, मानव पर भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, या मानव पर भौगोलिक वातावरण के परिवेश का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट। तो ये सैम्पल की किताब होगी, एंथ्रोपोजोग्राफी इसकी होगी, क्लास की किताब होगी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। हालांकि टेबल डी ला ज्योग्राफी भी है, लेकिन फेमस है प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी।
ठीक है, और यह विवाद होता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम जरूर पढ़ेंगे। यहाँ से किताब में से प्रश्न आएगा ये वाला, अगली बार आप नोट कर लीजिए। इसको लेक्चर में यदि इनसे सवाल 8वें सवाल में से इन 8वें में सवाल नहीं आए तो यूट्यूब पे हो आप लोग, यूट्यूब पे डालूंगा मैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना सवाल नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट, पिग्मी की जन्म भूमि कहां पर है? तो पिग्मियों की जो जन्म भूमि है वो विषुवत रेखा के क्षेत्र पर, इक्वेटर रीजन्स में है। इक्वेटर रीजन में है तो देखिए इक्वेटर रीजन ये दक्षिणी अफ्रीका है, ये तो हो नहीं सकता, या बंटू रहते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, बंटू। मैं हमेशा कहता हूं प्रश्न आते ही आपको याद होना चाहिए, 4 बार बोलिए उसको, पिग्मी पिग्मी पिग्मी, बंटू बंटू, दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अमेरिका ये भी विषुवत रेखीय क्षेत्र में नहीं आता है। मैक्सिको ये भी विषुवत रेखीय क्षेत्र में नहीं आता है। तो बचा क्या? मध्य अफ्रीका, यही विषुवत रेखीय क्षेत्र में आता है। और भूमध्य तो पिग्मी इक्वेटर रीजन पर, तो इक्वेटर का केवल यही मध्य अफ्रीका वाला क्षेत्र इक्वेटर का क्षेत्र, और पिग्मी यही निवास करते हैं। इनको जो भोजन है छोटे छोटे, आपको पता है कीड़े मकोड़े, इनको चावल बड़े फेमस होते हैं इनके, ठीक है, छोटे कद के होते हैं ये मध्य अफ्रीका। नेक्स्ट, वह सिद्धांत की जनसंख्या ज्यामितीय श्रेणी से बढ़ती तथा अन्य उत्पादन अंक गणितीय श्रेणी से बढ़ता है, किसका है? यदि हम लोग स्कूल व्याख्याता दे रहे हैं एग्जाम, यदि नेट के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यहां से सवाल आएगा जनसंख्या से रिलेट। ध्यान देना, नेट के एग्जाम दोगे तो एक सवाल पॉपुलेशन थ्योरी आएगी, डेफिनेट पॉपुलेशन थ्योरी। और यदि स्कूल लेक्चर में फिर सवाल यहां से आएगा, जेलिंस्की, डेविड रिकार्डो, टी.आर. मार्टल्स, कार्ल मार्क्स, ये सवाल कॉलेज लेक्चर में भी आ चुका है। रिकार्डो का सिद्धांत आया था। और देखिए ये जो मेरी, मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरी पिछली पुस्तक थी 2015 की विद एक्सप्लेन पुस्तक है। इसमें से भी कॉलेज लेक्चर के लगभग एक पेपर की बता रहा हूँ, फर्स्ट पेपर की है ये। तो फर्स्ट जो हमारा जो कॉलेज लेक्चर का हुआ था, 40 प्रश्न है इसके अंदर, ये देख लीजिए, हूबहू 40 प्रश्न है। और कॉलेज लेक्चर में पिछली बार 120 में से लगभग 45-55 क्वेश्चन इसके अंदर से था। केवल यही इतनी सी छोटी है, बहुत जब बड़ी नहीं है। ठीक है, इस बार फिर हम लोग निकालेंगे, तो इस बार हमारा जो होगा वो लगभग 70-80 प्रश्न होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जेलिंस्की का है मोबिलिटी पॉपुलेशन ट्रांजिशनल थ्योरी, गतिशील जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। और जबकि पूछा क्या है, ज्यामितीय श्रेणी वाला, इसका है गतिशील जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, माल्थस का सिद्धांत है। इसका सिद्धांत है ये, माल्थस का सिद्धांत है। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत आगे आएगा जिसकी मैं चर्चा करूंगा। यहां पर मैं कार्ल मार्क्स को नहीं लेके जाऊंगा, अगले टॉपिक्स में लेके जाऊंगा। अगला प्रश्न है इसका, वहां पर चर्चा करूंगा। और रिकार्डो का भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, इसमें अगला प्रश्न है, वहां पर इसकी व्याख्या करूंगा। ठीक है, तो इसमें जेलिंस्की का नहीं आगे अगला क्वेश्चन, गतिशील संक्रमण सिद्धांत जेलिंस्की का है। ठीक है, और एक सिद्धांत अपन लोग और भी पढ़ेंगे जब आगे चलेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवस्था जनसंख्या की संक्रमण जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत अवस्था को इंगित करता है? सर ये बुक विकास कह रहा है बुक गागर में सागर का काम करती है। बिल्कुल करती है, आप उठा के देख लीजिए। चलिए, पूनम शर्मा का आंसर 2 आ चुका है। प्रेम बी, स्नेहा 3, क्या बात है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, बहुत स्पीड से आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। मंजू बी, सुरेश सैनी सी, क्या बात है। रामनिवास सी, प्रमोद सी, क्या बात है। स्नेहा, क्या बात है। अब आप एक बार रुक लोगे क्या थोड़ी देर? हाँ, ठहराव ला दीजिए थोड़ा सा। सुमन यादव सी, अब क्या करें, आप लोग रुक ही नहीं रहे। तो जगदीश 2, क्या बात है। भंवर पाठक बी। मैं हमेशा कहता हूं खाना खाने से पहले थाली को साफ कर लीजिए। अब देखिए, निम्न में से कौन सी अवस्था जनसंख्या संक्रमण जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत है? कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। शुरुआत की अवस्था अब पहली अवस्था है नहीं है। पहली अवस्था को उच्च स्तर अवस्था कहा जाता है। ध्यान देना, पहली अवस्था को उच्च स्तर अवस्था कहा जाता है, और सेकंड अवस्था को विस्फोट की प्रारंभिक अवस्था, शुरुआती इनिशियल स्टेज। ध्यान देना, इनिशियल स्टेज ऑफ पॉपुलेशन विस्फोट,
सेकंड अवस्था। तीसरी अवस्था को कहते हैं जनसंख्या विस्फोट, और चौथी अवस्था को यहां पर जनसंख्या में नेगेटिव आना प्रारंभ हो जाता है। नेगेटिव इनेटिव यानी इनिशियल रूप से नेगेटिव कहां आना प्रारंभ होता है? चौथी अवस्था में। और इनिशियल अवस्था कौन सी? विस्फोट की सेकंड, और जनसंख्या विस्फोट होता है थर्ड। यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। क्या पता जगदीश आपका सही था? मैं जगदीश इसकी चर्चा कर रहा था। अपना एक मॉडल पेपर आता है, स्कूल व्याख्याता के लिए पेपर आता है ये वाला, ठीक है, इस वाले की चर्चा कर रहा था। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इस बार स्कूल लेक्चर में 70 क्वेश्चंस यहां पर आएंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूं 70 आएंगे, चाहे कोई कितना पढ़ लेना, ठीक है, 120 में से। हाँ, क्लियर काम है, क्लियर काम है। फोटो भेज देंगे सर, भैया मैं फोटो दोबारा भेज देता हूं, देखिए क्लियर आपको आ जाएगा। अब आप देख लीजिए, ये वाली पुस्तक है च्यवनप्राश प्रकाश से, जयपुर में मिल जाएगी, कहीं भी चले जाना। तो अब इसमें स्नेहा आपने गलती क्या की? ये पढ़ा ही नहीं आपने। 90% लोगों ने ये वाला किया सी, इसको पढ़ा ही नहीं। केवल जगदीश और कुछ स्टूडेंट है, देवदत्त है जैसे, उन लोगों ने आंसर दिया है ये बी। तो जगदीश बहुत बढ़िया। सवाल है 12वां, किसने प्रतिपादन किया कि जलवायु इतिहास संस्कृति जीवन पद्धति व्यवसायों का मुख्य निर्धारक है? मेरे पास अभी एक दिन स्टूडेंट आई थी, मेरी पुरानी स्टूडेंट जो भी लाइव कोर्स में है, ठीक है, तो उनके पति देव भी साथ में आए थे, और पहली बार वो पढ़ रही है बेचारी, 6ठी क्लास से अपने पीयर से पढ़ाई शुरू की और पीजी की उसने। तो मैं उनको परिवार को सैल्यूट करता हूँ जो अपनी बहू को इस तरह पढ़ाते हैं। 6ठी क्लास से अपने घर पे पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। आज पीजी कर रही है, तो पहली बार वो किसी टीचर से ऑनलाइन पढ़ रही है। तब उनका पता है क्या स्टेटमेंट था, उनके पति का क्या स्टेटमेंट था? सर थॉट हमें इतनी अच्छी तरह याद हो गई, इसके अलावा हमारी बेटी को थॉट अच्छी याद होगी। आपकी वीडियो हमने देखी एक बार, हमें पूरी थॉट याद होगी। बोलिए, तो स्टूडेंट इसको पढ़ेगा ध्यान से तो पूरी थॉट याद हो जाएगी। और पूरी मैं कहता हूं आपकी ज्योग्राफी की सबसे कुंजी जो है वो की है, वो है ज्योग्राफिकल थॉट। और जिसका भैया ज्योग्राफिकल थॉट है ना, वो हमेशा पीछे रहोगे। इसको कंप्लीट कर लीजिए, और कभी पढ़ाई पूरी करो, शुरुआत करो आप पढ़ाई, तो मैं आपसे कहता हूं पहले जिमोर्फोलॉजी शुरू कर दीजिए पढ़ना। और जिसने जिमोर्फोलॉजी शुरू नहीं की है पढ़ाई, पहला बैच जिमोर्फोलॉजी का नहीं लिया है, किसी और से शुरुआत की है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सवाल करते हैं, किसने प्रतिपादन किया जलवायु, अलग अलग कर रहा हूं, इतिहास, संस्कृति, जीवन पद्धति और व्यवसाय है। चारों पांचों, 1 2 3 4 5 कीवर्ड है। बंधु जवाब देने से पहले दिमाग को थोड़ा खोल लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए अपने आप, जब मैंने कहा जवाब बंधु खोल लीजिए, भंवर भाई आप देखिए आप लोग, अब सही आंसर क्या होगा? टेलर क्या है? रुको और जाओ। ये अर्बन की बात करता है, नगर की बात करता है, और रुको और जाओ की बात करता है, नव निश्चयवाद की बात करता है। ये रेड जेल नियतिवादी है, और भैया नियतिवादी जो है वो इनकी बात तो करता है लेकिन व्यवसाय में कंजूसी कर जाता है। रेड जेल महोदय। हटिंगटन जो महोदय है, इसकी पुस्तक है सी स्क्वायर। हटिंगटन, हट 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 स्पंदन, पल्स ऑफ एशिया। और स्पंस जब होता है तो यहां पर सी आता है, और सी स्क्वायर का मतलब क्लाइमेट और सिविलाइजेशन, क्लाइमेट और सिविलाइजेशन, और क्लाइमेट और ये सिविलाइजेशन है। और ये पुस्तक इसमें लिखा गया, हटिंगटन महोदय ने ये लाइन लिखी गई, सैंपल केवल कट्टर नियतिवाद की बात करेगी, ओनली कट्टर नियति की बात करेगी। अब आप देख लीजिए, टेलर अर्बन की बात करेगा, रुको और जाओ की बात करेगा, जबकि ये आपका थोड़ा सा नियतिवाद का नहीं, व्यवहारिक नियतिवाद की बात करेगा। लेकिन हटिंगटन आपका पर्यावरण जलवायु नियतिवाद है। ये लीजिए नेक्स्ट, अगला, कौन सी अवधारणा नगरों के आकार, स्थानिक दूरी और कार्य प्रणाली आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करती है? इस सवाल को मैं कहूंगा ये पीजी स्टैंडर्ड का सवाल है।
ये पीजी स्टैंडर्ड का सवाल है और ये सवाल पूछा गया। देखिए इसमें कंसेप्ट है, हाँ प्रमोद नोट्स ले जाना, आके इंस्टीट्यूट आ जाना, नोट्स ले जाना और नोट्स बनाओगे तो आप और अच्छा रहेगा। क्लास को पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ, अच्छा रहे, खुद का बनाया हुआ खाना अच्छा रहता है। नेक्स्ट है केंद्रीय स्थान सिद्धांत, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, बहुनाभिकीय सिद्धांत, संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत। 4 है और चारों सिद्धांत देखिए अलग अलग भी नहीं है, लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जामिनर ने इसमें बहुत ज्यादा प्रयोग किया है और जो विद्यार्थी हमें ऑनलाइन पढ़ना चाहता है वो ऐप डाउनलोड करो और वहां पर कोर्स है और वो कोर्स लिंक में दे दी जाएगी, आप देख लीजिए। अब ध्यान देना, केंद्रीय स्थान सिद्धांत किसका है? क्रिस्टालर है ये, और क्रिस्टालर ने 1933 1935, तो हो सकता है कई किताब 1930-33 लिखे, 1935 लिखे, तो जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। जगदीश आके मिल लेना, बिल्कुल मैं तैयार हूं आपसे मिलने के लिए। हाँ हकीम कह रहा है कि भैया हमें क्या पढ़े पहले। हकीम भैया सबसे पहले आप जिमॉर्फोलॉजी पढ़िए और जिमॉर्फोलॉजी पढ़ने के साथ साथ आप एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो थॉट के जो वीडियो दे रखे हैं आपको उनको पढ़ना शुरू कीजिए, इसके अलावा कुछ मत पढ़िए। फिर जब हमारी जिमॉर्फोलॉजी हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्लाइमेटोलॉजी चालू करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग दूसरी वीडियो आपको बता दूंगा मैं आपको। तो जिमॉर्फोलॉजी के साथ आपको थॉट पढ़नी है। मैं चाहता हूं जब थॉट पढ़ाऊं आपको उससे पहले थॉट कंप्लीट हो जाने चाहिए, जिससे मैं नई चीजें और आपको बता सकूं। ठीक है, चलिए ओके। अब देखें केंद्रीय स्थान सिद्धांत है क्रिस्टालर 1933-35। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण सिद्धांत किसका है? इसका आंसर दीजिए भैया। इसका आंसर कई लोगों ने सी दिया है, स्नेहा ए, सुरेश सैनी ए, पूनम शर्मा ए, और भी दीजिए आंसर। इन 2-3 लोगों ने ठेका नहीं ले रखा है, आप भी दीजिए। कई लोग आंसर देने में डरते हैं क्योंकि गलत हो जाएगा। अरे गलत हो जाना तो क्या फर्क पड़ता है, यहां गलत कर लो, एग्जाम के दिन गलत मत करना। और जिसने स्ट्रेस लिया इस पर तो उसकी भुजा बन गई, और जिसने इस पर स्ट्रेस लिया उसका दिमाग बढ़ जाएगा। प्रमोद ए, साधना ए, अनु ए, गायत्री सी, मनीषा सी, विकास सी, प्रमोद सी। क्या बात है, करंट आया। चलिए देखें समय ए, क्या बात है। अब यहां पर दे रखे हैं, मैं एक एक करके नियम बोल देता हूं। यह है मार्क्स का सिद्धांत, ये मार्क्स का सिद्धांत है। इसके बाद ये आपका जो हमारा सिद्धांत आता ना, अगस्त आमटे, अगस्त कामटे का सिद्धांत है। अगस्त कामटे और मार्क्स का सिद्धांत है, और ये पीजी का लेवल है। अगस्त कामटे मार्क्स का सिद्धांत पीजी टॉपिक में है। केंद्रीय सिद्धांत स्थल सिद्धांत क्रिस्टालर, ये पीजी का है। बहुनाभिकीय सिद्धांत 1945 हैरिस उलमैन, हैरिस उलमैन। बर्गेस का सिद्धांत 1925, बर्गेस थ्योरी 1925। अब मैं एक एक कर करता हूं। मार्क्सवादी संघर्ष की बात करता है, सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण की बात करता है। तो सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण में नगरों के आकार की चर्चा नहीं होती। केंद्रीय स्थल सिद्धांत में स्थानिक दूरी की बात नहीं होती, आर्थिक व्याख्या नहीं होती, नगरों के आकार की जरूर बात होती। ठीक है, प्रकार्य की बात हो सकती है लेकिन ये सिद्धांत पूरा नहीं है। सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण है नहीं। अब आता है बहुनाभिक सिद्धांत। बहुनाभिकीय सिद्धांत भी इसकी व्याख्या नहीं करता है। और संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत बर्गेस का जो जॉन है, सेंट्रल जॉन थ्योरी, ये सिद्धांत की व्याख्या करता है। क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये दे रखा आपको नियतिवादी, ये लाइन नियतिवादी है। और नियतिवादी कौन है? बर्गेस नियतिवादी है। संकेंद्रीय कटिबंध सिद्धांत है। बहुत बढ़िया जगदीश, आनंद आ गया। तो इसका सही आंसर हो गया डी। अब ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका देखिए, कंफ्यूज मत होइए। एक एक प्रश्नों की मुख्य जो वाक्य होते हैं वो पढ़ लीजिए, थीम पढ़ लीजिए। इनकी यदि थीम याद है तो आप कर दोगे। बहुनाभिक में देखिए,
अवधारणा नगरों के आकार, स्थानिक दूरी। तो भैया यहां तो अलग अलग दूरी बनाता है बहुनाभिक में, तो ये तो गलत हो रहा है वैसे के वैसे। फिर इसके बाद कह रहा है कार्य प्रणाली और आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो कार्य प्रणाली, आर्थिक व्यवस्था, दूरी करता है दूरी के अनुसार। तो दूरी के अनुसार पहला आपका मध्यम है, रियासी, जो भी है। 5 पेटी बताते हैं, पांचों पेटी किसके आधार पर है? वो दूरी के आधार पर है। ये रहा स्थानिक दूरी के आधार पर है। आकार भी दिया हुआ है, धीरे धीरे बढ़ता है तो उनका आकार बढ़ता जाता है नगर का। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल चौथा। पैट्रिक गिडिस ने इस शब्द का विचिंतन किया था कि जो पिछली शताब्दी में नगरीयकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पूर्वक संक्षिप्त वर्णन करता है। पेजी का फिर सवाल है। मनीषा बहुत बढ़िया। चलिए, पैट्रिक गिडिस ने इस शब्द का चिंतन किया था कि जो पिछली शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव पूर्वक एक संक्षिप्त वर्णन है। चलिए मैं एक एक शब्द का बोलता हूं। आंसर डी, प्रेम डी, मंजू डी, देवदत्त डी, सुंदर डी। अब पता नहीं डी कैसे लगा रहे हो आप लोग आंसर। चलिए देखें, नगरी उपांतीकरण इसको बोलते हैं अर्बन फ्रिंज। ध्यान देना, अर्बन फ्रिंज बोलते हैं इसको। और अर्बन जो फ्रिंज है 1937 टी.एल. स्मिथ की है। टी.एल. स्मिथ की। भैया आपको पूछना है ना, आपको ऐसा नहीं है कभी भी आप बता देंगे, आप पूछ लेना। हम आपके लिए 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। केवल आप पढ़ने वाले विद्यार्थी चाहिए। कृपया मुझे ये नहीं पूछे कि वैकेंसी कब आ रही है, कब रिजल्ट आ रहा है, क्या कट ऑफ जाती है। और जो मैं कट ऑफ जारी करता हूँ वो पूरी वही जाती है, उसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। लेकिन यहाँ मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, केवल यहाँ पढ़ाई की बात पूछें आप लोग। इसका आंसर ऐसा क्यों हुआ ये आप मुझसे पूछिए। जितना पूछोगे आप मैं उतना बता पाऊंगा। लेकिन कृपया इस चैनल पर ये मत पूछिए कि एग्जाम कब होगी, कब रिजल्ट आएगा, या फिर कब वैकेंसी आ रही है, मत पूछा करें बस। चलिए, क्लियर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भैया, क्या नहीं दिख रहा है बताइए। पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। नगरी उपांतीकरण को अर्बन फ्रिंज 1937 टी.एल. में अति शहरीकरण, इसका मीनिंग क्या है भाई? यानी बहुत ज्यादा वहां पर शहरीकरण हो चुका है, पॉपुलेशन विस्तार हो चुका है वहां पर। प्रति नगरीकरण इसको बोलते हैं काउंटर, ध्यान देना। और काउंटर नगरीकरण, अर्बनाइजेशन। काउंटर अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि जब नगर का पूर्ण विकास हो जाए फिजिकल रूप से, ध्यान देना, फिजिकल रूप से, आर्थिक रूप से, पॉपुलेशन रूप से, तो वहां के लोग अब माइग्रेट करना प्रारंभ हो जाते हैं। यानी रूरल से, अर्बन से रूरल की ओर जब माइग्रेट होना प्रारंभ करे तो उसे कहा जाता है काउंटर अर्बनाइजेशन, प्रति नगरीकरण। और सन नगर कहा जाता है कार्बनाइजेशन। या देखें, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, देखिए, कॉन अर्बनाइजेशन, कॉन्वर्सेशन, ये लीजिए, कॉन्वर्सेशन या कॉन अर्बनाइजेशन, ये होता है सन नगर। और सन नगर का मतलब होता है जब दो नगरों का विकास इतना हो जाए कि उनकी सीमाएं ओवरलैप हो जाए, दोनों की सीमाएं मिल जाए, उनका औद्योगिक क्षेत्र मिल जाए, उनका आर्थिक कार्य आपस में मिल जाए, उनकी पॉपुलेशन आपस में मिल जाए, यानी उनका जो बाहरी क्षेत्र है वो आपस में मिल जाए। नगर का बाहरी क्षेत्र आपस में एक दूसरे से मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सन नगर। और पैट्रिक गिडिस ने सन नगर की चर्चा की थी। और पैट्रिक गिडिस जो भूगोलवेत्ता है वो स्कॉटिश है, स्कॉटिश भूगोलवेत्ता है ये पैट्रिक गिडिस। और ये पैट्रिक गिडिस मॉडल ज्योग्राफर भी है, मॉडल ज्योग्राफर भी है। मॉडल का मतलब मॉडल बनाने वाला, आधुनिक भी है और मॉडल बनाने वाला भी है। चंदा कह रही, टीना कह रही 8 बजे क्लास होने वाली थी न भैया, मैंने क्या टाइम पहले चेंज कर दिया। चंदा, टीना क्या करे, समय नहीं है ना अपने पास इतना। तो 7 बजे से ही क्लास रहेगी, 7 से 8 क्लास रहेगी। 8 के बाद आप खा पी के सो सकते हैं, मैं भी तो काम करूंगा ना थोड़ा सा। और अगला सवाल है, वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता है और मानव उसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। मूल तत्व को किस नाम से जाना जाता है? ये कंसेप्ट है। अब इसका आंसर चाहिए। नियतिवाद, संभववाद, नवनियतिवाद, संभव्यतावाद।
पूनम बी, प्रेम बी, स्नेहा सी, प्रमोद बी, मंजू डी, विकास बी, रामनिवास बी, क्या बात है, अनु बी, भंवर ए, बहुत बढ़िया, प्रमोद जांगड़ बी। देखिए आपको मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि भैया मैं सारा घोड़ के आपको दे दूं, ठीक है ना। और आपसे फिर कह रहा हूं, आपको ये वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगी, चैनल पर भी मिल जाएगी, ऐप पर मिलेगी, लेकिन लाइव क्लास केवल ऐप पर ही मिलेगी आपको, ना यूट्यूब पर मिलेगी ना टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप आपके यहाँ पर ये दे रखा QR कोड, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और आपको लिंक में मिल जाएगी। चलिए इसका आंसर साधना ए, सुमन बी, टीना ए, गायत्री बी, प्रमोद बी। अब देखते हैं क्या है। वातावरण अनेक अवसर प्रदान करता, मानव उसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। तो वातावरण प्रदान करता है, मानव उसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। स्वतंत्र है ना, तो स्वतंत्र है तो क्या नियतिवादी थोड़ी होगा, ये तो आपको इजाजत देता ही नहीं है। और ये जो पेपर आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको, ये किताब है, ये देख लीजिए आप लोग मार्केट से अभी थोड़े दिन बाद ये उसमें हो जाएगी, ठीक है। ये वाली ये किताब मार्केट में आ जाएगी आपके कुछ दिनों बाद, फिर आप यहां से भी पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला नियतिवाद नहीं हो सकता, क्योंकि मानव नियतिवाद, ध्यान देना, ये देखिए ये दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज मैंने उल्टा कर देता हूं, ये लीजिए, ये नियतिवाद है, इसके टॉप पर प्रकृति है, इसके टॉप पर मानव है, ह्यूमन है, और इसके टॉप पर जो ह्यूमन है, सत्ता पर जो बैठा होता है वो स्वतंत्र होता है। यहां पर सत्ता कौन थी? प्रकृति। और जब प्रकृति की सत्ता होती है तो नियतिवाद, और जब मानव की सत्ता होती है तो वह है संभववाद। तो यहां पर सत्ता है, मानव चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, टॉप वाला व्यक्ति डिसीजन ले सकता है, स्वतंत्र है। इसलिए यहां पर सही आंसर है आपका संभववाद। नवनियतिवाद तो कह रहा रुक ले फिर देखेंगे, और संभवतावाद ये क्या है कि अच्छी संभावनाओं में से भी और संभावनाएं आपको ढूंढनी है। तो वो तो है ही नहीं, संभावनाओं में संभावना ढूंढनी है, केवल अवसर दे रहा है, और अवसर दे रहा है और मानव उसमें चुनाव करना चाह रहा है, तो इसका आंसर हो गया संभववाद। ले लीजिए, विश्व भैया डी नहीं होगा, इसका सही आंसर है बी। देख लीजिए कितना सिंपल सवाल था। सी, अनेक अवसर प्रदान करता, मानव उसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। और स्वतंत्र कब होता है? जब व्यक्ति टॉप पे होता है। जब प्रकृति टॉप पर है तो मानव को स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है, जब मानव टॉप पर है तो स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्टॉप एंड गो पर दोनों का समझौता है, स्टॉप एंड गो पर दोनों का समझौता है। और संभववाद में क्या होता है? एक पॉसिबिलिटीज होती है, अच्छी संभावना को उसमें ढूंढना होता है, बहुत सारी संभावनाओं को उसमें से अच्छी संभावना। तो ये है संभववाद, ठीक है। किस किसने दिया? अगले प्रश्नों पर देखते हैं किस किसने दिया, अभी बता देंगे। तो समझौता हुआ है, कहां पर हुआ है समझौता? स्नेहा बताइए। ये कह रहा है मानव अवसर प्रदान किया है और मानव उसमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। मानव स्वतंत्र है तो यह संभववाद है। चलिए, हाँ, मानव सबसे टॉप में है, संभववादी, बिल्कुल सही बात है भाई जगदीश, ठीक है ना। तो मानव यदि टॉप पर है, ध्यान देना, तो वह है संभववादी, और प्रकृति टॉप पर है तो वह है नियतिवादी, और समझौता है तो स्टॉप एंड गो है, रुको और जाओ, पहले रुक लो फिर जाओ। तो कुछ समझौता करना पड़ना नहीं यहाँ पर भी, एक नई कंसेप्ट है उनका। और ये जो है टेलर का है, टेलर महोदय का, आप देख लीजिए। मैंने कहा टेलर, आपके स्कूल लेक्चर में टेलर हमेशा आएगा कहीं ना कहीं। टेलर का आप याद कर लीजिए, एक सवाल आपको टेलर का कहीं ना कहीं मिलेगा, तो टेलर पढ़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का है। ओके, चलिए, तो इस प्रकार ये आपकी श्रृंखला आज हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। लगभग 53 मिनट हो चुके हैं, 7 मिनट बाकी हैं। तो 1 घंटे में जितने प्रश्न होंगे हम उतने ही करवाएंगे। अगली बार स्पीड होगी हमारी अच्छी खासी, तो हो सकता है अगली बार हम लोग 20 कर दें, उसके बाद हम लोग 25 क्वेश्चन कर दें, हो सकता है अगली बार हम लोग 50 क्वेश्चन भी कर दें, लेकिन 1 घंटे के अंदर हमें करना है, ठीक है भाई। तो हम लोग अब चलते हैं, विदा लेते हैं आप लोगों से, ठीक है भाई। सभी को नमस्कार। राइट सर।
ओके भैया समय। और जो भी पूछना है ना, ध्यान देना, घबराना नहीं है, आपको पूछना है, तैयारी करनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको सफल हम करवाएंगे। ठीक है, 1 घंटे का समय है केवल बस। हाँ, टेस्ट के लिए आपकी बुक बहुत बेस्ट है सर भंवर, बिल्कुल सही बात है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, वेलकम। तो हम लोग चलते हैं, आज तक इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ में। ठीक है, चलिए। तो हमारा समय हो गया, हमारा ऐप भी परमिशन दे रहा है कि जल्दी कीजिए, क्लास ऑफ होने वाली है। ओके भाई, चलिए। और ये क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, जिसने यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक शेयर करते रहे, जिससे अपने दोस्तों के पास भी ये फाइल चले जाए, उनका भी कल्याण हो जाए बेचारों का। ठीक है, नमस्कार। बुक का न्यू एडिशन आ रहा है बहुत जल्दी, केवल 10-15 दिन या महीने भर में आ जाएगा बुक नई, 1 महीना लगेगा बस। ओके, 7 बजे ज्वाइन कर लेना, हाँ बिल्कुल।